नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सबसे पहले मॉनसून अपडेट की। जुलाई में जो डेफिसिट है वो कम हुआ है। जून में हालांकि जो शुरुआत थी वो काफी खराब हुई थी। अब आगे के लिए कैसे समीकरण बन रहे हैं? क्या अगस्त में फिर से सूखा होगा या फिर हालात बदल रहे हैं? इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, किस तरीके के सोइंग के आंकड़े हैं, किसानों का कितना इंटरेस्ट है कॉटन की सोइंग में, इस पर करेंगे फोकस। और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत होगी ही। हमारे साथ है स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी सुनील कटके और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात मॉनसून के मिजाज की कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो हम परसों तक के आंकड़े देख रहे थे शर्मा साहब, जो आईएमडी ने की तरफ से आते हुए दिखाई दिए थे कि जो डेफिसिट है वो तेजी से कम हुआ है, 12% का डेफिसिट ही रह गया है। और पिछले हफ्ते जो बारिश ने रफ्तार पकड़ी, स्पेशली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ रीजन ने, उसकी वजह से डेफिसिट कम होता हुआ दिखाई दिया है। सो फार अब तक की स्थिति कैसी है? धन्यवाद दीपाली। देखिए, स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। जून के महीने में जैसे आपने बताया कि हम 40% तक की कमी थी। हालांकि जून का रेनफॉल सबसे कम होता है इन मानसून के महीनों में, 165 मिलीमीटर के करीब, पर फिर भी उसमें लगभग 65 मिलीमीटर की कमी थी। केवल 100 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई थी। लेकिन पिछले 10 दिन का जो अच्छा और एक एक्टिव स्पेल चला है मानसून का, उसके कारण जैसे आपने बताया कमी काफी घट के, आज के दिन की बात करें तो आज का आंकड़ा नहीं है लेकिन 15% तक की कमी तो आ गई है। और आज की बात करें तो इसके कारण और भी कमी हो सकता है, 13% के करीब ही क्या रह जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिकवरी है। और अच्छी रिकवरी भी उन जगहों पे है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा जरूरत थी वर्षा की। कोर मानसून जोन है। और जैसे आपने बताया, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है। महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, गोवा की बात करें तो मुंबई में तो लगभग लगभग पूरे महीने से भी ज्यादा की वर्षा हो चुकी है। और आने वाली अब 2 दिनों में केवल जो उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उसके साथ लगे मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होगी। जो हमने पहले जिक्र किया महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का और बाकी क्षेत्रों का, इंक्लूडिंग गुजरात और कोंकण, गोवा, उसमें तो अब मानसून धीमा पड़ जाएगा, एक पॉज आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं उसमें, इन सभी क्षेत्रों में जिसमें अच्छी वर्षा और भारी वर्षा हुई है पिछले 10 दिनों में, 11 तारीख के बाद से, परसों से लेके, उसमें एक पॉज आएगा। वो पॉज मेरा ख्याल लगभग लगभग 10 दिन तो जरूर चलेगा। और उसके चलते बहुत हल्की वर्षा होगी इन सभी क्षेत्रों में। अच्छी बात यह होगी कि उन क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हुई है, जो कि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग हैं, जिनमें कि बहुत कम वर्षा हुई है, बाकी जगह चाहे रिकवरी हो गई, जैसे मध्यवर्ती भागों में जहां की डेफिसिट 50% तक का था, वो कवर होके अब लगभग लगभग मार्जिनली प्लस भी है। लेकिन उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत में, जिसमें कि बिहार, झारखंड, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें भारी कमी है, लगभग 45-50% तक की कमी है। उसमें अब आने वाले दिनों में उसमें रिकवरी होने की संभावना जरूर रहेगी। जी। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि 2 दिन बाद से कमी देखने को मिलेगी, स्पेशली उन राज्यों में या उन रीजन्स में जहां काफी बारिश हुई है। मेन चिंता ये भी थी कि सेकेंड हाफ मॉनसून को लेकर भी, जो कि अगस्त है, सितंबर है, जुलाई, हालांकि जुलाई की बातचीत आपने की और जिस तरीके से तेजी से डेफिसिट हमने कम होते हुए देखा भी है, तो शायद अगस्त या सितंबर के लिए प्रिडिक्ट करना गलत होगा, क्योंकि मॉनसून है, मिजाज है, कभी भी बदल सकता है। बट स्टिल अभी की स्थिति देखते हुए क्या आउटलुक बन रहा है, अगर हम अगस्त की बात करें या जुलाई एंड की बात करें? जुलाई का महीना तो ठीक रहेगा। अनलाइक जून, जैसे अभी की आज की ही बात करें तो जुलाई के जो पहले 9 दिन है, 8-9 दिन है, इसमें 50% की बढ़ोतरी है सामान्य से। ठीक है, लगभग लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है जुलाई में। सामान्य वर्षा होती है 280 के आसपास। तो पहले ही 9 दिनों में अगर 100 मिलीमीटर वर्षा होगी है, और आने वाले दिनों में हालांकि एंड जरूर चेंज हो जाएंगे,
जैसे मैंने कहा, जैसे पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और दक्षिणी भागों में जहाँ वर्षा हुई थी, वहाँ वर्षा कम होके शिफ्ट हो जाएँगे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जुलाई का जो नॉर्मल डेली रेनफॉल होता है, वो उतनी वर्षा ज़रूर संभावित रहेगी, लगभग 8 से 10 मिलीमीटर प्रति दिन की वर्षा, और उसके चलते जुलाई के आंकड़े लगभग अच्छे ही रहेंगे। कुल मिला के बात करें तो जुलाई अगर थोड़ा बहुत कम होगा भी तो 2-4%, 5% कम होगा, क्योंकि रेनिएस्ट मंथ है मानसून सीज़न का। लेकिन चिंता मेरी अभी भी अगस्त के महीने में अभी तक भी बनी हुई है सेकंड हाफ में, हम्म। क्योंकि सभी फैक्टर, चाहे एल नीनो की बात करें वो भी तेज़ी पकड़ रहा है, आईओडी फेवरेबल अभी तक भी नहीं है, और कोई पैरामीटर्स जो छोटे-मोटे हैं एमजीओ वगैरह वो भी अभी तक तो उनका कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो इन सब के चलते जो रिस्क है अगस्त के महीने का, और उसमें एक रिस्क बढ़ जाता है कि जो भी मानसून की ब्रेक आती हैं, वो ज़्यादातर अगस्त के महीने में आती है, और कभी-कभी वो हफ्ता 10 दिन और कभी उससे ज़्यादा भी चलती है। तो उसका रिस्क अभी तक बना रहेगा, और विशेषकर एल नीनो वाले सालों में तो वो ब्रेक लगभग निश्चित सी हो जाती है, और उसके चलते वो अगर रेनफॉल कम होगा तो अगस्त में थोड़ी चिंता ज़रूर बनी हुई है अभी तक। जी। ओके, और खरीफ सोइंग के हिसाब से कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो रिपोर्ट थी कि 92 लाख हेक्टेयर खरीफ सोइंग डाउन हुई है मॉनसून की वजह से ही। यहाँ कुछ सुधार होते हुए देख रहे हैं क्या आप, या फिर कौन सी फसलें ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, सोइंग में बहुत सुधार हुआ है, और जब से ये वाला वेट स्पेल शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल में तो जो एग्रीकल्चर एकरेज है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पैडी सोइंग की बात करें, तो उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, काफ़ी काफ़ी मात्रा में बढ़ी है, और होनी भी थी, क्योंकि सभी किसान तो इसके ही इंतज़ार कर रहा था कि बारिश कब हो। और काफ़ी सारे बड़े क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि रेनफेड ज़ोन, जिसमें कि वर्षा की सख्त ज़रूरत रहती है, मानसून वर्षा की, तो उसके चलते अब तो जो सोइंग ऑपरेशंस है, आई थिंक उसमें तेज़ी आनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे मैंने कहा, कि इन सभी क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में, मध्यवर्ती भागों में और दक्षिणी भागों में अगले 8 से 10 दिन तक वर्षा थोड़ा कम ही रहेगी। लेकिन इसके चलते, हैवी रेन्स के चलते, जो हमारे इरिगेशन रिसोर्सेज़ हैं, रिज़र्वॉयर्स हैं या वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें स्थिति में भी बहुत सारा सुधार हो चुका है। और उसके चलते कुछ तो चिंता कम हुई है, नहीं तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसके मुकाबले बहुत ही कम लेवल पे थे, तो उसमें सुधार ज़रूर हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दिनों में ये बुआई अलग-अलग फसलों की अलग-अलग रीजन में ये भी तेज़ी पकड़ेगी, और हम एक अच्छी स्थिति में पहुँच जाएँगे जुलाई के महीने में। जी। ओके। तो इम्पॉर्टेंट ये बात यहाँ पर शर्मा जी ने बताई कि किस तरीके की स्थिति डेवलप होते हुए देख रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से सोइंग के आंकड़े कितना इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो मानसून की वजह से जो जिन फसलों पर असर दिखा था उसमें सोयाबीन की फसल थी जो डिले हुआ था मानसून में, कॉटन की फसल पर इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिया था। कॉटन की फसल की सोई में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, अब उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अतुल गनात्रा मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट अब तक का जो खरीफ सीजन रहा था उसमें जो रिपोर्ट्स थी कि पिछले साल के मुकाबले 20-25% की कॉटन सोइंग में कमी देखने को मिली है। क्या वहां सुधार हुआ है जिस तरीके की बारिश हमने जुलाई में सो फार देखी है? गुड इवनिंग दीपाली जी। जी डेफिनेटली जी, ये जो शर्मा जी ने बताया वो ही हमारे कॉटन में हो रहा है। देखिए आज 9 तारीख तक के सोइंग के फिगर आए हैं कॉटन के, तो कॉटन का सोइंग करीब 66 लाख हेक्टर में अभी तक हो गया है आज 9 तारीख तक, जो लास्ट ईयर ये 72 लाख हेक्टर में था। तो अभी हम 9% सिर्फ डेफिसिट रह गया है सोइंग में, जो एक टाइम पे 25-30% डेफिसिट था वो कम होके अभी 9% रह गया है। और वो भी लास्ट 8 दिन से बारिश बहुत हेवी थी सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में, तो फार्मर जो जिन्होंने सीड लेके रखा है कॉटन सीड सोइंग के लिए, वो सोइंग नहीं जा सकते थे। और जो शर्मा जी ने बताया कि अभी बारिश 8-10 दिन के लिए पॉज होगी, तो ये पॉज का जो पीरियड है इसमें हमारे को लगता है आने वाले 10-15 दिन में सोइंग बहुत बढ़ जाएगी। जो बारिश की राह देख रहे थे
तो ऐसा लगता है कि ये 20 जुलाई 25 जुलाई तक 100 लाख हेक्टेयर में कॉटन की सोइंग क्रॉस कर जाएगी। और इस साल गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है वो 125 टू 130 लाख हेक्टेयर में कपास का सोइंग का टारगेट इस साल गवर्नमेंट का 10 से 15%। कम बारिश को देखते हुए गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि कपास का क्रॉप कम बारिश चाहिए और सेफ होता है कम बारिश में, तो थोड़ा कपास की तरफ फार्मर का झुकाव रहेगा। इसके 2-3 वजह और भी है कि एमएसपी बहुत अच्छी है, 8,700 रुपया। दूसरे क्रॉप के कंपेयर करें तो कॉटन की एमएसपी बड़ी है, ज्यादा 7% कंपेयर टू सिंगदाना वगैरह का 2-3% बढ़ा है। और फार्मर को इस साल 10,000 रुपये का भाव मिला कपास का। तो हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है 10-15% सोइंग एक्स्ट्रा होके 125-130 लाख, वो बिल्कुल पॉसिबल है, इस साल होते हुए दिख रहा है। जी दीपाली जी। ओके, अच्छा अतुल जी, यूजुअली जब हम बात करते हैं कॉटन की सोइंग की, तो साल में क्योंकि 2 बार इसकी सोइंग होती है, और अगर इस सीजन की बात करें तो आमतौर पे 14-15 जुलाई तक इसकी जो सोइंग है, जो विंडो की सोइंग की विंडो होती है, वो क्लोज हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस बार मानसून डिलेड था तो माना जा रहा था कि 30 जुलाई तक शायद ये एक्सटेंड हो। अब जैसे शर्मा जी ने भी कहा कि बारिश की रफ्तार धीमी होगी, और आपने भी कहा कि वो एक विंडो मिल जाएगी किसान को सोइंग करने के लिए, तो मान के चले कि 20-25 जुलाई तक सोइंग जो है वो पूरा कवर अप हो जाएगी। इस साल जो है ना, गवर्नमेंट कहना है कि कॉटन की सोइंग के लिए जो विंडो है वो 15 अगस्त तक फार्मर कॉटन की सोइंग ज्यादा करके गुजरात में करते हैं। तो विंडो जो है वो 15 अगस्त तक खुला रहेगा, मगर ऐसा लगता है कि 30 जुलाई तक ही हमारे को लगता है कि ये टारगेट मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो सीड के सेल करते हैं उनका कहना है कि हमारी इस साल सोइंग कॉटन की सीड का सेल बहुत ज्यादा हुआ है, और फार्मर के हाथ में सीड है। फार्मर सिर्फ ये जो बारिश हो रहा है वो रुकने की राह देख रहा है। और साउथ में तो मैं आपको बोलूं तो जो आज फिगर आए साउथ इंडिया में 20% कॉटन का सोइंग 9 जुलाई तक जो सोइंग के फिगर आए, साउथ में 20% सोइंग कॉटन का ज्यादा हो गया है। तो जो ये विंडो है वो दीपाली जी 15 अगस्त तक का विंडो है, और उसमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है 125 टू 130 लाख हेक्टर, 10-15% कॉटन की सोइंग हम इस साल ज्यादा होती हुई देख रहे हैं। जी दीपाली जी। और जैसे आपने अतुल जी भी मेंशन भी किया कॉटन के एमएसपी का, किसानों के बेहतर प्राइसेस का, इनफैक्ट जो रिसेंटली हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स की उसमें यही चीज सामने आई है कि किसानों का रुझान पैडी की तरफ से कॉटन की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कॉटन हुआ, पल्सेस हुआ, ये बेटर प्राइस प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करते हैं। और इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो इस तरीके की भी रिपोर्ट्स रही हैं कि वो किसान जो सोयाबीन उगा रहे थे पुअर जर्मिनेशन की वजह से, अब वो वापस कॉटन की तरफ टर्न कर रहे हैं ताकि बेहतर रिटर्न होते हुए दिखाई दें। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट बेल्ट है कॉटन की सोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम किसानों के शिफ्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, कुछ आइडिया आप अतुल जी दे सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में कि कितने किसान वापस कॉटन की तरफ या फिर नए किसान कॉटन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, बेहतर प्रोस्पेक्ट्स, बेहतर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला है कि बारिश कम होगा, तो जो महाराष्ट्र में किसान है जो गन्ने की खेती करते थे या मकाई की खेती करते थे या सोयाबीन की खेती करते थे, उनको एक सिग्नल मिल गया कि भाई जो क्रॉप में ज्यादा बारिश चाहिए, जो ज्यादा बारिश चाहिए वो हम नहीं उगाएंगे। तो उनका शिफ्टिंग महाराष्ट्र में ये 3 क्रॉप से कॉटन की तरफ जा रहा है। और दूसरा जो आपने बताया है, तो गुजरात जो बहुत बड़ा हमारे को लार्जेस्ट क्रॉप, सेकंड हाईएस्ट क्रॉप गुजरात से कॉटन का आता है। वहां फार्मर की एक टेंडेंसी है जो मैं लास्ट 40-50 ईयर से देखता आया हूँ कि वहां अगर बारिश 20-25 जून तक आ गई तो वहां के फार्मर मूंगफली डालते हैं और कॉटन कम डालते हैं, जो 2 मेन क्रॉप है वहां के। और अगर बारिश 20-25 जून के बाद आई, जो अभी इस साल ये गुजरात में 5 जून से लेके अभी तक अच्छी बारिश लास्ट 8 दिन में हुई, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ कपास ही लगाएंगे। तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में
जो मैक्सिमम एरिया है ये साउथ और सेंट्रल इंडिया से हमारे को करीब करीब 100 लाख हेक्टर की कॉटन की सोइंग होती है। वो इस साल टारगेट पूरा होगा और कुछ ना कुछ एक्सेस होगा। तो 3 क्रॉप से शिफ्टिंग कॉटन में ऐसा दिख रहा है होगी। एक तो है मकई, एक है शुगर केन और एक है सोयाबीन और चौथा है ग्राउंडनट्स मूंगफली। ये 4 क्रॉप से कॉटन पे शिफ्टिंग इस साल बहुत ज्यादा होगी दीपाली जी, ऐसा अभी तारण दिख रहा है। और बहुत स्पीड से रिकवरी की। आज से 10 दिन पहले कॉटन का सोइंग सिर्फ 40 लाख हेक्टर में था, अभी 10 दिन में वो फिगर बढ़ के 65-66 लाख हेक्टर पे हम पहुंच गए हैं जी। कॉटन की सोइंग में तेजी से सुधार देखने को मिला है। 65-66 लाख हेक्टेयर में सोइंग ऑलरेडी हुई है और जैसे हमें शर्मा जी ने भी बताया कि मॉनसून की चाल यहाँ से थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि हफ्ता 10 दिन थोड़ी हल्की बारिश होने की संभावना है, स्पेशली उन रीजन्स में जहां पर तेजी से वर्षा हमने ऑब्जर्व की है। तो तब शायद जो सोइंग के आंकड़े हैं वो तेजी से यहाँ से फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। वेल, शुक्रिया अतुल जी और शर्मा जी अपने व्यूज देने के लिए दोनों ही सब्जेक्ट्स पर, और अपने हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। रुक रहे हैं, सुनील कटके हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अमित खरे बने हुए हैं। फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग दीपाली। मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा उछाल देखने को मिला है, बट अगर हम अभी देखते हैं तो यूएस और ईरान के बीच में जो बमबारी चल रही है उसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है। डॉलर इंडेक्स क्लोज टू 101 के आसपास है। इवन जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ऑन द हायर साइड है। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज की एक रणनीति वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकती है गोल्ड में। तो 1,44,300-400 के रेंज में अभी चल रहा है। अगर 1,45,000 के आसपास मिलता है तो सेल करना चाहिए। 1,45,500, एक 500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 1,43,000 और 1,42,000 तक का लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। मेरी स्ट्रैटेजी सिमिलर रहेगी सिल्वर में भी। 2,26,000 के आसपास सिल्वर है इंडियन मार्केट में। इंटरनेशनली अराउंड $59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये रिस्क प्रीमियम के चलते डॉलर मजबूत ही रहेगा एक आध सेशंस के लिए, और दबाव रहेगा गोल्ड और सिल्वर पे। तो ये भी मुझे लगता है 2,26,000 2,26,500 के रेंज में आता है तो सेल करना चाहिए। 2,21,000 तक का एक लेवल मुझे लगता है कि चांदी में भी देखने को मिल सकता है। 2,28,000 तक का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे अमित? नमस्कार दीपाली, बिल्कुल मैं सुनील जी की बात से सहमत हूँ। आज जो उछाल जो है गोल्ड सिल्वर में मिला है उसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के मैंने ट्रेड बनाए हैं। रिस्क को और मोमेंटम को ध्यान में रखिए। गोल्ड मिनी अगस्त वायदा 1,45,000 145 के आसपास बेच के काम करना है। 146,300 का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में देखा जाए तो 143 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर मिनी अगस्त वायदे की मैं बात करूं तो 2,29,000 के करीब है। 2,30,000 के आसपास इसमें बिकवाली करनी है। 233,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में 2,25,000 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे बेस्ड ट्रेड रहेगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर पर, जहां पर स्ट्रैटेजीज मिली हैं। अच्छा सुनील, कच्चे तेल पर अभी आपका क्या व्यू है यहाँ से? क्योंकि वापस से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस ईरान के बीच में, थोड़ी एप्रीहेंशंस तो हैं कि शायद प्राइसेस ऊपर वापस आ जाएं, बट क्या पहले जैसी तेजी रहेगी या इस बार की तेजी लिमिटेड रह सकती है? क्या रेंज आप देख रहे हैं और क्या सजेशन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जी दीपाली, आई थिंक क्रूड ऑयल डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 9% अप्रिशिएट हुआ कल, और इवन आज भी देखते हैं तो हालांकि आज थोड़ा कंसोलिडेशन में ओपन हुआ, बट नाउ द प्राइसेस हैव अगेन कम इन दी पॉजिटिव टेरिटरी। ब्रेंट तकरीबन $76-77 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जो रीसेंट एस्केलेशंस हैं वो फ्रेजाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो स्ट्रांगली रिटेलिएट करेंगे, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां पे यूएस के बेसिस है वहां पे वो स्ट्रांगली रिटेलिएट कर भी रहे हैं। तो रिस्क प्रीमियम मुझे लगता है ब्रेंट में बढ़ते जाएगा, और यहां से मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 7,100 के आसपास क्रूड ऑयल अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 7,000 का रेंज अगर मिलता है तो एक एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक ठाक बाई कर सकते हैं। 6,800 का एक सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है ऑन द हायर साइड 7,600 7,700 एक शॉर्ट टर्म टारगेट के तौर पे देखा जा सकता है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि विल दी प्राइसेस अगेन गो बैक टू द ओल्ड प्राइसेस, जो $120-110 तक का प्रति बैरल का भी हमने भाव देखा
फरवरी मार्च के दौरान। मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा सपोर्ट करेंगी इस बार। और दोनों ही देश बहुत प्रोलॉन्ग्ड बेसिस पे ये वॉर को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। तो मुझे लगता है कि एक आध महीने के दौरान एक ट्रूस पे जरूर आएंगे। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है ब्रेंट $85 to $90 तक एक पोटेंशियल जरूर रखता है। $100 का रेंज मुझे नहीं लगता है कि पार करेगा इस बार ब्रेंट क्रूड। ओके, नेशनल गैस पर अमित आपके कमेंट्स क्या होंगे? नेशनल गैस में भी क्योंकि 300 के ऊपर होल्ड कर रहा है लगातार, यहाँ क्या व्यू है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है 315 से लेके 300 रुपए का। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, तो मैं बिकवाली की साइड में जाना चाहूंगा। कल जो उसने कैंडल बनाई है वो काफी बीयरिश है, तो 310 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो बेच के काम करना है। 316 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 298 रुपीज का, और प्राइस अगर 298 के नीचे जाते हैं तो 290 रुपए के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीपक, बेस मेटल्स की तरफ रुख करेंगे, और बेस मेटल्स में हमने वापस थोड़ा सा एक्शन स्पेशली कॉपर एल्यूमिनियम में बनते हुए देखा है। सुनील, कोई ट्रेड आप यहाँ ले रहे हैं क्या? बेस जी मेटल में दीपाली, मुझे दीपाली लगता है कॉपर और सुनील, ये सवाल आपके लिए था। अच्छा, ओके। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी दे सकता है। अभी 1277 के आसपास कॉपर के भाव चल रहे हैं, ऑलरेडी 10 रुपए ऊपर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी डिस्ट्रप्शन एंटिसिपेटेड है, उससे मुझे लगता है फिर से वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकता है आने वाले समय में, जिसमें कॉपर की रिफाइनिंग पे इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस जो कल का FOMC मीटिंग का मिनट्स आया, वहां पे भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर देखने को मिला। हाफ ऑफ द FOMC मेंबर्स वेर इन फेवर ऑफ 1 रेट हाइक, और आधे FOMC मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एक भी रेट हाइक के बारे में पुश नहीं किया। इसका मतलब ये है मार्केट पहले 3 रेट हाइक को डिस्काउंट कर रहा था, अभी 1 रेट हाइक की बात चल रही है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए, क्योंकि रेट्स अगर कम रहेंगे, बोरोइंग कॉस्ट लोअर साइड रहेंगे, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है उसका भी सपोर्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स को देखने को मिलता है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में कॉपर 1270 के आसपास बाय करना चाहिए। 1350 तक का एक पोटेंशियल मुझे लग रहा है प्राइसेस के जाने का कॉपर में। एल्यूमिनियम ऑल्सो ऑन द अदर साइड 340 के आसपास अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है 335 के आसपास आता है तो बाइंग स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 350 355 तक का रेंज एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, और बेस मेटल्स पर भी राय मिली है। थैंक यू सुनील और अमित, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी ट्रेडिंग व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।